हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज का यह वीडियो भारत, पाकिस्तान और चीन के संबंधों पर आधारित है। दरअसल भारत के तीन संस्थाओं के वैज्ञानिकों इसरो, एनटीआरओ यानी इसरो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि इसके पहले इनको स्पार की स्थापना उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में किया था। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार, उसी का माना जाता है डेवलपमेंट एक नया रूप इसरो, जो 1969 में स्थापित किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और इसके तहत जितने भी स्पेस रिसर्च से संबंधित संस्थाएं थीं सबको मिला दिया था, सबको ला दिया था। बाद में 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया, जिसके अधीन इसरो को रख दिया गया। दरअसल इसरो को ज़्यादा फंड तभी मिलना शुरू हुआ बजट से, जब एक अलग विभाग के अंतर्गत इसको रख दिया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कैबिनेट मंत्री कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। वह डिपार्टमेंट का भी काम करता है, मिनिस्ट्री का भी काम करता है, ठीक वैसे जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एट्सेट्रा। इस प्रकार से आपको हम बताते चलें कि इसरो का इतिहास 1969 से शुरू होता है। एनटीआरओ का गठन 2002 में हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2004 से इसने फंक्शन करना शुरू कर दिया। और डीआरडीओ गठन 1956 कह सकते हैं के तरफ हुआ, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही स्थापित किया था। और वो डिफेंस के मामले में एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसका गठन पहले होमी जहांगीर भाभा के समय में ही हो गया था, हालांकि ईसी के रूप में इसका गठन बाद में हुआ, लेकिन होमी जहांगीर भाभा का इसमें बहुत बड़ा प्रयास था। और वो टाटा के रिश्तेदार भी थे, पारसी थे होमी जहांगीर भाभा। और लॉर्ड मेघनाथ शाह, इन लोगों के प्रयास से पहले ही एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च शुरू हो गया था। और सुना जाता है कि होमी जहांगीर भाभा ने तो पंडित नेहरू को यहाँ तक सुझाव दिया था, भाई आप कहें तो हम लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं अंडरग्राउंड। अगर भारत ने ऐसा कर दिया होता तो भारत एनपीटी का मेंबर होता। एनपीटी का मेंबर 1968-69 में जो लोग बने, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसे आपस में टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एनपीटी से बाहर कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यदि ऐसा उसने दुस्साहस किया तो उसके खिलाफ सैंक्शन लगा दिया जाएगा। खास करके इकोनॉमिक सैंक्शन, मिलिट्री सैंक्शन भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से ये सदस्य देशों, खास करके P5 जो पावरफुल 5 हैं, या जिनके पास न्यूक्लियर एटम्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, वे लोग जो है इस मामले में पहल कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं। आपको पता ही है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यानी एशिया से चीन, ये 5 जो हैं P5 के मेंबर कहे जाते हैं। खैर, यानी नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। यूएनएससी के ये परमानेंट मेंबर है और इनके पास वीटो पावर है, यानी कोई एक आदमी भी यूएनएससी के प्रोसीडिंग को स्टॉल कर सकता है, बीच में रोक सकता है। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि एनटीआरओ का गठन कब हुआ, डीआरडीओ का गठन कब हुआ और इसरो का गठन कब हुआ। इन तीनों ने मिलकर के अभी एक ऐसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले एक ऐसे सैटेलाइट का निर्माण किया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता विकसित कर लिया था। एक्चुअली ये भी 8 ही तारीख को अनाउंस किया था मोदी जी ने, तो सब लोग सकपका गए थे, क्योंकि 8 नवंबर की घटना सबको पता है, जिस दिन नोटबंदी की घोषणा किया था उन्होंने। तो टीवी पर आए और उन्होंने आ कर के कहा कि भारत ने एंटी सैटेलाइट
मिशन सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। इस वजह से बहुत सारे लोग घबरा गए थे, चूँकि वो अनुमान कुछ और लगा रहे थे। उनको अंदाज़ा था ही नहीं कि भाई अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बना जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग करके और अपने ही एक पुराने मिशन को या सैटेलाइट को मार गिराया अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष के दो भागों में बटा होता है, लोअर स्पेस, आउटर स्पेस। लोअर स्पेस को हम जनरली मिडिल स्पेस भी कहते हैं, या लोअर अर्थ ऑर्बिट या लोअर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ये एग्जॉस्फियर तक जाता है। और अपर अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट आउटर स्पेस जो है जनरली 300 किलोमीटर के ऊपर शुरू हो जाता है, जहाँ की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है और इस प्रकार से आदमी वहाँ तैर सकता है, चल नहीं सकता। ग्रेविटी जहाँ ज़ीरो हो जाएगी वहाँ जाहिर है आदमी चल नहीं पाएगा, वहाँ तैर ही पाएगा। इसीलिए एलेक्सी लियोनोव, जो कि पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले यानी टहलने वाले या तैराकी करने वाले पहले शख्स बने, रूसी थे 1963 में। तो फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस कहा जाता है भले ही, लेकिन वो एक्चुअली तैराकी उन्होंने किया था। वॉक जैसे हम लोग ज़मीन पर चलते हैं उस तरह से थोड़े चल पाएंगे, जब पृथ्वी पकड़ के रख ही नहीं पाएगी पैर, हम वहाँ चल कैसे पाएंगे, तो वहाँ गुरुत्व तो है ही नहीं। तो खैर हम लोग अपने मामले पर आ जाते हैं। 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक ये उपग्रह चक्कर लगाएगा और ये दुश्मन के हर एक्टिविटी पर, युद्ध के दौरान खास करके या डिफेंस एक्टिविटी पर, शांति काल में भी नज़र रखेगा कि भाई वो कब परीक्षण कर रहे हैं किसी सेटेलाइट का, किसी उपग्रह का या किसी उसका मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं, उनका रिसर्च कैसा चल रहा है, किस प्रकार से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पेस को। इन सब चीज़ों के बारे में सारी जानकारी एकत्र करके और इन तीनों संगठनों के साथ साझा करेगा। मुख्य रूप से इसरो की इसमें भूमिका है। तो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है। एनटीआरओ मुख्यतः मिलिट्री के लिए काम करता है, डीआरडीओ भी मुख्यतः मिलिट्री के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वही भारत ने ये टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया। चूँकि ये टेक्नोलॉजी लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा करके शत्रु के डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटी पर नज़र रखना, ये तो केवल ये विधा केवल अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, चीन के पास भी नहीं थी। चीन के पास सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता है अंतरिक्ष में, लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक ऐसा उपग्रह जो चक्कर लगा के खाली ये पता करे कि भाई कोई देश डिफेंस के क्षेत्र में क्या कर रहा है। इस मामले में भारत जो है विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा।